एक पूर्व सीएम की पोती और एक पूर्व मंत्री की भांजी। सीतापुर में ये जो वारदात हुई है जिसमें 6 कत्ल एक साथ होते हैं। हर किसी को पता है कि कातिल कौन है, लेकिन कातिल ने जो जिस तरीके से प्लानिंग की, उसमें जो कातिल का जो मोटिव था वो क्या था, उसे आज जानना बेहद जरूरी है। लगभग लगभग इनके पास 80 बीघा जमीन थी। अब जमीन पर इन्होंने कुछ लोन भी लिया था। उस लोन को चुकाने के लिए क्या दिक्कतें सामने आ रही थी, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी जो सबसे अहम चीज, हो सकता था कि ये इस केस को इस तरीके से मोड़ा जाए कि ये केस ऐसा लगे कि जो कातिल है वो एक पिता है, एक पति है जिसने अपने घर वालों को मौत की नींद सुला दिया है नशे की हालत में। लेकिन फिर कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। बेटी को एक गोली लगती है, वो गोली गले को चीरते हुए बाप के गाल के अंदर जाती है और मुंह के अंदर गोली फंस जाती है। और यही एक सबूत, सबसे बड़ा सबूत बना इस पूरे केस की कहानी को पलटने में। जो पूरा गांव अब तक मान रहा था कि जो पिता है उसने अपने पूरे परिवार को मारा है, कहानी यूं पलट जाती है। कैसे पलटती है, क्या थी इसकी पीछे की पूरी कहानी? क्योंकि कातिल जो था बहुत ही शातिर था। कातिल ने पहले एक गोली तो सिर पर मार दी थी पिता की, लेकिन एक गोली गलती से जो बेटी को उसने मारी वो चीरते हुए निकलती है और मुंह में फंस जाती है। मुंह में फंसी गोली किस तरीके से इस पूरी कहानी पलटती है, बेहद जानना जरूरी है। लेकिन बात करेंगे कि आखिर कैसे जो 11 मई की जो वारदात थी उसमें रात के 3 से 5 के बीच में वो क्या क्या वारदातें हुई, पल पल मिनट मिनट क्या क्या चीजें हो रही थी उस घर के अंदर, जो मौत का तांडव रचा जा रहा था और आसपास के लोगों को इसकी भनक नहीं लगती है। खुद घर में रहने वालों को भी पता नहीं था कि उस रात क्या हो रहा था। कहानी बड़ी दिलचस्प है। जो कातिल है शातिराना तरीके से सीढ़ी चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर प्रियंका रहती है। उस प्रियंका को देखता है और उसे लगता है कि आज मैं इसे मौत की नींद सुला दूंगा। लेकिन मारने से पहले जो कातिल के अंदर गुस्सा था, वो गुस्सा प्रियंका के लिए था। परिवार में 6 लोगों से उसे मतलब नहीं था, सिर्फ प्रियंका से ही मतलब था। प्रियंका और उस कातिल के बीच में आखिर क्या कनेक्शन था? कहते हैं प्रियंका पूर्व सीएम की पोती भी है, तो उसके बारे में भी अब बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है, अंदर चीजें ऐसी क्या हुई कि कातिल को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, कभी कभी घर की छोटी छोटी कलह जो रोज़ विवाद हो रहे हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, कभी कभी वो इस लेवल पर पहुंच जाती है कि सामने वाला इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। घर के परिवार के लोग ही हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं और इस बात का जीता जागता सबूत है सीतापुर का हत्याकांड, जिसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई और छोटे छोटे बच्चे भी उसमें मौजूद हैं। कहते हैं ना, जोरू और जमीन, इनकी वजह से विवाद होता है और ये कहानी भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं ये प्रियंका, अनुराग और उनकी फैमिली की तस्वीरें हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ एक और तस्वीरें हैं, ये अजीत है, ये अनुराग का बड़ा भाई है। अब अगर इनके घर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनके पिताजी का देहांत हो चुका है। माताजी सावित्री इन बच्चों के साथ रहती थी। इनका लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है सीतापुर जिला, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। अच्छी खासी गांव में इज्जत थी और तो और इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी इसके बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ। देखिए, जब पिताजी का इनके स्वर्गवास हुआ तब वो काफ़ी जो ज़मीनें हैं वो अपने बच्चों के लिए छोड़ कर गए और ऐसे में जो अनुराग है उसने एग्रीकल्चर से बीएससी की डिग्री ली थी, इसीलिए उसे खेती का बहुत ही ज़्यादा और अच्छा अनुभव था। उसे ये पता था किस तरीके से और किस मॉडर्न तकनीक से हम अपनी खेती को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इनके पास 100 बीघा खेत थे जहाँ पर खेती होती थी और इसी के चलते इनके पिता ने लगभग 30 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हुआ था। कई जगह आप अगर देखेंगे तो 35 लाख भी कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन जितनी जो जानकारी सामने है उसके अनुमान से 30 लाख का लोन इनके ऊपर था। पिताजी ने इनके लिया हुआ था और पिताजी का जब देहांत हो जाता है तब ये लोन बच्चों को चुकाना था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग कई सारी खेती करते थे और इसी सिलसिले में जो अनुराग था यानी जो छोटा भाई है उसने तरबूज की खेती शुरू की और उस खेती को करने से साथ ही और भी जो काम करते थे उससे 50 लाख का टर्नओवर आता था इनके पास।
तो अच्छी खासी फैमिली थी। इनके घर पर जब हमारे रिपोर्टर गए और जिन लोगों ने देखा तो साफ तौर पर बताया गया कि घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। साथ ही साथ जो अनुराग और अजीत हैं, इनकी 3 दुकानें हैं, तीनों दुकानों पे काम चलता है, वहाँ से किराया आता है। और अनुराग ने लखनऊ में भी 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रखा है। और जो इसकी बीवी है, अनुराग की जो बीवी है प्रियंका, वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी और अपने बच्चों के साथ लखनऊ में रहती थी और बीच बीच में छुट्टी में ये सीतापुर आ जाती थी। अब ये पूरा इनका फैमिली बैकग्राउंड है, जहाँ पर अच्छा खासे तरीके से इन लोग का काम चलता था, अच्छी खासी कमाई होती थी और दोनों भाई में ऐसा कोई बंटवारा भी नहीं हो गया था। दोनों सीतापुर में जो घर बना है कई मंजिलों का, उसमें रहा करते थे। और इनकी जो बड़ा भाई है उसकी फैमिली ऊपर रहती थी, छोटे भाई की फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रह रही थी और तो और माँ भी इनके साथ रहती थी। लेकिन अचानक कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि अजीत ने अपनी भाभी प्रियंका, अपने भाई अनुराग, अपनी माँ का और साथ ही साथ 3 मासूम बच्चे जिन्हें वो गोद में खिलाकर स्कूल ले जाता, जिनके साथ वो खेलता था, उन्हें भी मार दिया। दरअसल 11 मई की बात है। जो प्रियंका है वो 10 मई को लखनऊ से सीतापुर आती है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करती तो अपने बच्चों को लेकर आती है। अब अजीत इस समय का पहले से इंतज़ार कर रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों उसने प्लानिंग की, वो भी आपको बताई जाएगी। लेकिन पहले मैं इंसिडेंट बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या। तो 11 तारीख को जो अजीत है वो वैसे ही गुस्से में था। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीज़न बनते चले गए और उसने सोचा क्यों ना जो उसकी भाभी है, जो प्रियंका है, उसे रास्ते से हटा दिया जाए। और इसीलिए उसने एक रिवॉल्वर ली और उसकी भाभी फर्स्ट फ्लोर पर रात को सो रही थी, वो सीधे वहाँ पर जाता है और उन पर गोली से अटैक करना शुरू कर देता है। वो सीधे एक फायर करता है और ऐसे में जो माता जी हैं, यानी जो सावित्री हैं, जो उनकी माँ है, जो दूसरे कमरे में सो रही थी, वो जब गोली की आवाज़ सुनती हैं तो वो जग जाती हैं। अब जैसे ही माँ जगती है तो अजीत डर जाता है। उसे लगता है कि अगर मेरी माँ ने मुझे देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊँगा। और इसी सोच में वो यही नहीं रुकता, वो अपनी माँ का भी कत्ल कर देता है। वो माँ पर भी फायर करता है और साथ ही हथौड़े से उनके सिर पर वार करता है। इतने पर भी नहीं रुकता, वो प्रियंका के सिर पर भी हथौड़े से वार करता है और उसके बाद वो हथौड़ा वहीं पर रख देता है। अब इसके बाद उसे लगता है कि मैंने 2 कत्ल कर दिए, अब मुझे अपने भाई अनुराग को भी मार देना चाहिए। अनुराग उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर था, वो नीचे आता है, लेकिन इधर जो गोलियों की लगातार 2 आवाज़ें आई, ऐसे में जो बड़ी बेटी थी अनुराग की, वो उठ जाती है और बेटी के उठने के बाद जो बेटी है वो थोड़ा डर जाती है, आवाज़ें मतलब उसकी एक तरह से चीख निकल जाती है, समझ नहीं आता क्या होता है, रोना शुरू कर देती है। और जब ये चीज़ें अजीत देख लेता है तो उसे लगता है कि अब उसे बेटी को भी मारना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने भाई अनुराग को मारना पड़ेगा। और इसीलिए वो अनुराग पर भी फायरिंग करता है और उसकी बेटी पर भी फायरिंग करता है। और बेटी की कनपटी पर, जो पीछे का एरिया होता है, वहाँ से जब वो एक फायर करता है तो एक गोली जाती है और सीधे जो अनुराग था, यानी जो उस बच्ची के पिता थे, और इस अजीत का जो भाई था, उनके यहाँ मुंह पे के पास आके साइड में आकर फंस जाती है। अब बारी थी 2 बच्चों की। जब अजीत को लगता है कि उसने माँ को मार दिया, उसने पत्नी प्रियंका को मार दिया, जो अनुराग की पत्नी थी, अपने भाई को मार दिया, उनकी बड़ी बेटी को मार दिया, अब उस घर में 2 लोग और मौजूद थे। वो सोचता है क्यों ना इनको भी मार दिया जाए। और इसी सोच में वो ऊपर जाता है, क्योंकि बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे, उनकी नींद नहीं टूटी थी। जो 2 छोटे बच्चे थे वो उनको लेकर ऊपर जाता है, उन्हें खींचते हुए ले जाता है, जो सीढ़ियाँ होती है उससे खींचते हुए ले जाता है, 2nd फ्लोर से ले जाकर उन्हें नीचे फेंक देता है। इतने पर भी वो नहीं रुकता। इसके बाद वो आता है, जिस बच्ची को इसने पहले मार दिया था, जो बड़ी बेटी थी अनुराग की, उसका पैर तोड़ता है और फिर ले जाकर उसे ऊपर खींचते हुए ले जाता है, 2nd फ्लोर से उसे भी फेंक देता है। इतना सब हो जाने के बाद अब उसे लग रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये अगर हत्याकांड खुलेगा या किसी को पता चलेगा तो कोई मुझ पे शक कर सकता है। और इसके लिए वो बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। वो रात को जब ये हत्याकांड करता है, सुबह 5 बजे तक बैठा रहता है और उन लाशों को देखता है। और जैसे ही एक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलती है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बार बार चीख पुकार मचाता है, कहता है हाय मेरे भाई ने उसके घर वालों को मार दिया, नशे में था, झगड़ा कर रहा था भाभी से, उसने अपनी बीवी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, हाय मेरी माँ को मार दिया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ढोंग करता है। और ये सारी चीज़ें देखकर जो गाँव वाले हैं उन्हें भी विश्वास हो जाता है। पुलिस आती है, पुलिस को भी एक तरीके से ये जो पूरी कहानी है वो सही लग जाती है। सबको लगता है कि हाँ, एक अनुराग जो था वो नशे का आदी था, उसने झगड़ा किया और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और अपनी माँ को मार दिया। लेकिन कहानी इससे बिल्कुल उलट थी। तो क्या आखिर सच में अनुराग नशा करता था? क्या सच में उसके रिश्ते अपनी बीवी से अच्छे नहीं थे? क्या सच में उसकी बीवी नौकरी को लेकर
अनुराग को ताने दिया करती थी कि तुम कुछ नहीं करते, मैं लखनऊ में इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ? और क्या सच में प्रियंका और अजीत इन दोनों के बीच में कोई बड़ा विवाद चल रहा था जिसकी वजह से इन 6 हत्याओं को अंजाम दिया गया? देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि जो अनुराग की बीवी हैं वो प्रियंका पूर्व सीएम की पोती हैं, एक उनके मामा भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो मामला हाई प्रोफाइल बन ही गया था और यूपी पुलिस इसमें छानबीन कर रही थी। लेकिन इस पूरे क्राइम ऑफ सीन को वनिता ने आपको समझाया कि कब कब कैसे कैसे मारने की कोशिश की गई। पहले प्रियंका को मारने की कोशिश की, फिर उसकी माँ को मारा गया, फिर नीचे आया जाता है तो एक गोली मारी जाती है सर पर। उसके बाद फिर उसकी बेटी चीखती पुकारती आती है कि पापा को गोली मार दी किसी ने। तो बचने के डर से कि 3 हत्या कर चुका था तो बड़ी बेटी को भी मार देता है। इस तरीके से बाकी 2 बच्चों को भी हत्या कर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। तो इस पूरे क्राइम सीन को जिस तरीके से फैब्रिकेट किया गया था, या कहें जिस तरीके से ताना बाना बुना गया था, उसमें साफ तौर पर दिखाने की कोशिश थी कि जो भैया ये जो अनुराग है वही एक मुजरिम है, उसी ने मारा है, नशे की हालत में था, एक एक कर पूरे परिवार को मारा और खुद को उसने गोली मार ली। ये थी पहली थ्योरी। और जिस तरीके से जो अनुराग या कहे जो अजीत है, जो बड़ा भाई है, वो परिवार में सबसे बड़ा सदस्य था, तो उसने इस तरीके से ताना बाना मुना इतना ज़्यादा रोया कि सबको लगा कि हो सकता है कि भैया अनुराग ही आरोपी है। अब पुलिस इसमें छानबीन करती है तो पुलिस पहली नज़र में मान लेती है कि मारने के बाद अनुराग ने सुसाइड कर लिया होगा या खुद की जान उसने दे दी। लेकिन बाद में पता लगता है मामला पूरा गलत है। कैसे पता लगता है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहाँ से चालू होती है जब पूरा मामला उनके हाथ में सौंपा जाता है। पता लगता है कि लखनऊ के जिस फ्लैट में जो प्रियंका रहती है, पता लगाया जाए कि जहां से 10 मई के आई थी वापस घर पर, वहां पर उस रोज क्या हुआ था। पड़ोस में पूछा जाता है कि भैया आप जानते हैं प्रियंका को? लोगों ने कहा हम प्रियंका को जानते हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और जो खास तौर पे जो उनके पति हैं, जो पति देव हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बीवी और बच्चों से, बहुत ही मिलनसार हैं और उनके साथ अच्छा लगता है। अब वहाँ के लोगों को किसी को भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। अचंभित करने वाली बात यह थी कि पुलिस क्यों पूछ रही है इनके बारे में। तो हर जगह से पॉजिटिव फीडबैक था। अब वो वापस वो गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद ये जो भाई था, जो बड़ा भाई था अजीत, ये कहता कि अक्सर इनके बीच में झगड़ा हुआ करता, क्योंकि नौकरी को लेकर जो अनुराग है और जो बीवी है, उसका ये कहना था कि बीवी अच्छी जगह नौकरी करती है तो हमेशा ताने मारा करती थी अनुराग को कि भैया तुम्हारे पास सैलरी कम है, तुम अच्छे पैसे नहीं कमाते हो, गांव में पड़े रहते हो। ऐसा अजीत का कहना था। तो सिर्फ अजीत ही एक सबूत था, लेकिन उसके अलावा कोई और सबूत चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से अजीत दावा कर रहा था कि नशे की हालत में उसने ये किया, बाकी सारी चीज़ें की, तो बारी थी क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, जिस तरीके से लाश में दिख रही थी गोली है और गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस को एक चीज़ और डाउट थी। डाउट ये था कि जो अनुराग है उसके बगल में हथौड़ा भी पड़ा हुआ है, तो करे क्या। नज़र में सब कुछ दिख रहा है कि हत्या हो चुकी है, ऊपर फेंका जा चुका है बॉडी को। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जिस वक्त सुबह से 3 से लेकर 5 के बीच में जब ये मौत का तांडव ये रच रहा था अजीत, तब जब सुबह तड़के सुबह जब पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जाती हैं तो उनका ये कहना था ऑन द रिकॉर्ड जो कैमरे पर कि एक बच्ची की उंगलियां ऐसे हिल रही थी। तो उन्हें लगा कि बाकी बच्चे भी जिंदा हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों के हाथ पैर टूटे हुए हैं। डर की मारी वो गांव वालों को बुलाती, सब अंदर जाते हैं और बाहर बैठकर जो अजीत है, जो ढोंगी है, नाटक कर रहा है कातिल होने के बावजूद, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि लग रहा था कि शायद हो सकता है घर पे कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया हो। लेकिन याद रखिए 3 बच्चों में से एक को गोली लग चुकी थी, 2 बच्चों को नीचे फेंका जा चुका था। उसमें से एक बच्चे की उंगली ऐसे कांप रही थी। हॉस्पिटल ले जाते बच्चों की भी मौत हो जाती है। अब बारी आती है कि भैया देखो, हमने लोगों से पूछताछ कर ली, लखनऊ में पूछताछ कर ली, लेकिन असली मैटर पता लगता है पोस्टमार्टम या कहें फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद। होता यूं है कि गोली जिसको मारी गई, जिसको हथौड़े से मारा गया, हर चीज के सबूत तो मिल रहे थे, लेकिन फिंगरप्रिंट वाले सबूत नहीं थे। तो ये पता लगा पाना कि कौन किसने कैसे मारा, इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम कड़ी साबित होती है, पता लगता है कि जो अनुराग है, जो छोटा भाई है, उसके सिर पर जहां से गोली मारी गई थी, सामने से मान लीजिए आपकी बंदूक है, जब गोली मारी जाती है तो गोली से जो बस्ट होता है उससे काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैक स्किनिंग कहते हैं। उसके बाद गोली आर पार हो जाती है। लेकिन ये जो काले धब्बे बताए गए, इससे पता लगता है
कि इस गोली बहुत ज़्यादा ब्लैंक पॉइंट रेंज से मारी गई, बहुत करीब से मारी गई, जिस वजह से ये निशान पड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब पोस्टमार्टम हो रहा था, फॉरेंसिक साथ साथ में काम में लगे हुए थे, पता लगा कि एक गोली मुंह में फंसी है। मुंह में कैसी फंसी? गले को फाड़कर, या माफ कीजिएगा गाल को फाड़कर मुंह के अंदर एक गोली फंस चुकी थी। अब गोली अगर मुंह के अंदर फंसी है तो जाहिर सी बात है गोली बहुत दूर से चलाई गई होगी और तब जाकर उसकी वेलोसिटी या कहे उसकी स्पीड चेंज हुआ होगा और गोली मुंह के अंदर ही रह गई होगी। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर कोई अपना भेजा उड़ाता है तो उसके पास ऐसी शक्ति ही नहीं रहेगी कि अपने सर को वो हथौड़े से मार ले, क्योंकि हथौड़े का जो निशान था वो ऐसा पता लगा कि गोली मारने के बाद उसके सर पर हथौड़ा मारा गया था। मतलब जब उसके सर पर हथौड़ा मारा जा रहा था तो अनुराग की मौत हो चुकी थी। तो ये जो 3 सबूत थे, और सबसे अहम सबूत कि जो गोली अंदर फंसी थी, क्योंकि ऐसा पता लगा कि गोली बहुत दूर से चलाई गई थी। इसमें जो सबसे अहम जो कड़ी साबित होता है, जिस तरीके से वनिता ने आपको क्राइम ऑफ सीन समझाया, प्रियंका को मारा, उसके बाद मां जगती है, मां क्योंकि जग जाती, मां देख लेती है कि अजीत मार रहा है बहू को, वो चिल्लाती है, अजीत हथौड़े से उनको भी मार देता है, 2 लोग मर जाते हैं। अब उसको लगा कि प्रॉपर्टी में जब उसने प्रियंका को रास्ते से हटा ही दिया है तो अब बारी है अनुराग की। अनुराग को नीचे आकर मार डालता है। अब क्योंकि जब वो मारता है तो जो बेटी थी, जो तीनों बच्चे थे, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे। उन्हें आवाज आती है, बड़ी बेटी दौड़ते दौड़ते नीचे जाती है। उससे लगता है कि बेटी ने तो देख लिया है, उसकी पोल खुल जाएगी, तो बेटी की कनपट्टी की नीचे वाले हिस्से पर वो गोली मारता है। और ये जो गाल है, ये माफ कीजिएगा गला है, एक गले को चीरते हुए गोली जाती है। क्योंकि वेलोसिटी या कहें गोली की स्पीड कम हो जाती है, तो जो पिता पहले से ही मरा हुआ है उसके गाल पर जाकर गोली अंदर जाती है और मुंह के अंदर फंस जाती है। ये कहें किस्मत की बात है, या कहें कि जो कातिल है वो बहुत ही शातिर तरीके से वो दिखाना चाहता था कि सुसाइड का मामला है, लेकिन जिस तरीके से जो गोली, या कहें किस्मत कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, कि भगवान भी चाहते थे कि इस कातिल को पकड़ा जाए तुरंत के तुरंत, क्योंकि जो उससे जघन्य अपराध किया, मौत का तांडव रचा, उसमें ये कड़ी सबसे अहम होती है कि बेटी के गाल से या कहीं गले से गोली निकलती है और चीरते हुए बाप के गाल के अंदर जाके मुंह के अंदर जो गोली फंसती है। 315 बोर की वो कट्टा था जिससे फायर किया गया था, और तब जाकर इस पूरे मामले को पता लगाया जाता है। और जो अजीत था, जो पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि देखियो भैया, हमारे छोटे भाई ने बहू को मार दिया, नशे की हालत में रहता है, अजीत को कस्टडी में लिया जाता है कि अजीत देखो, हमें तो पता लग गया है कि जो अनुराग है उसने खुद तो गोली नहीं चलाई, तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे, तुम वहां पर उस वक्त कैसे पहुंचे? तो उसने कहा कि देखो, जब झगड़ा हो रहा था, गोली चलाई जा रही थी, तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। पुलिस फिर अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो अजीत तोते की तरह बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है? बताता है कि देखिए भैया, हमारे पास 80 से 100 बीघा जमीन थी, क्योंकि 2 भाई थे, मैं बड़ा भाई था और जिसकी मैंने हत्या की है वो छोटा भाई था। तो प्रॉपर्टी का जो बंटवारा था आधा आधा हमने कर लिया था, 40-50 बीघा उसके पास, 40-50 बीघा हमारे पास। सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। क्योंकि अब हमारे पिताजी ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लिया हुआ था, तो हमने सोचा कि इस लोन को भी चुका दिया जाए। लेकिन इस जो अजीत है, जो कहता था कि हमारे भाइयों के बीच में बहुत अच्छा प्यार है, तो उसका ये कहना था कि इस पूरे कड़ी में, इस पूरी कहानी में जो विलन नंबर 1 है वो है प्रियंका, जो छोटे भाई की बीवी है। वो अक्सर अपने उसके छोटे भाई को भड़काती रहती थी कि भैया, तुम्हारे भाई, जो तुम्हारे बड़े भाई जो भी कह देते हो तुम उसे आसानी से मान लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपनी आवाज बुलंद करो, तुम्हें हर चीज बड़े भाई की मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कहीं उन्होंने कोने में जमीन पकड़ा दी, तुमने हाँ बोल दिया, तुम उनसे जमीन एक्सचेंज करो, तुम उनसे जमीन बदलो। तुम्हें वो कहीं सड़ी गली जमीन दे रहे हैं जहाँ पे कुछ उपजाऊ चीजें नहीं होती हैं, तुम्हें वो फंसा रहे हैं। तो अक्सर ये जो सारी चीजें मिलकर अजीत के दिमाग पर दबाव बना रही थी। अजीत को लगा कि दोनों भाई के बीच में जो लड़ाई की जो असली जड़ है वो है प्रियंका। अगर वो प्रियंका को रास्ते से हटा देगा तो इसके अलावा कोई और जो झगड़े का जो असली जड़ है वो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए वो गुस्से में तमतमाए, सिर्फ और सिर्फ उसका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ वो प्रियंका को मारना चाहता था। लेकिन एक कत्ल को छुपाने के लिए, कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक कत्ल को छुपाने के लिए उसने पहले उसको मारा, फिर उसकी मां को मारा। अब उसे लगा कि 2 तो मार ही दिए हैं, तीसरा भी मार देते हैं। तीसरे को मारा तो बच्ची भी आ गई, अब बच्ची को मारा तो उसे लगा कि पूरे परिवार को ही खत्म कर देते हैं। एक पाप तो क्या ही, 6 पाप और 1 पाप बराबर ही हो जाते हैं। अब सबको मारकर मैं चुपचाप पूरे प्रॉपर्टी को हत्या लूंगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी।
पुलिस हो सकता था कि इस पूरे मामले को ऐसा ही मानती है कि भाई ये 5 कत्ल हैं और एक ने अपनी जान देने की कोशिश की और नशे की हालत में उसने सारा काम किया है। लेकिन याद रखिए कि जुर्म छुपाए नहीं छुपता। बेटी के यहाँ पर जो गले पर एक गोली लगती है, उसको चीरते हुए जो बाप के गाल के अंदर जाके जो गोली फंसती है, उसने इस पूरे केस को एकदम से पलट कर रख दिया। जो एक गांव एक दिन पहले ये कह रहा था कि पिता ही हत्यारा है, वो एक दिन बाद कह रहा है कि नहीं, पिता तो मासूम था, पिता तो अच्छा था, भाई उनका जो भाई था वही असली कातिल है, वही हत्यारा है जिसने मौत का तांडव आधी रात का कहीं या सुबह सुबह 3 से 5 के बीच में उसने पूरा मौत का तांडव रचा।